विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हम शीत युद्ध के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने शीत युद्ध के जो कारण हैं उनमें ऐतिहासिक कारण, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना और सोवियत संघ के द्वारा ही बालकल समझौते का अतिक्रमण, इस पर भी चर्चा की। और ईरान में सोवियत सेना का ने हटाए जाना, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव, परमाणु बम का आविष्कार, सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान को बढ़ावा, पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान, इसके अलावा बर्लिन की नाकाबंदी, सोवियत संघ के द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग और सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता को अमेरिका के द्वारा बंद किया जाना। इन सभी कारणों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की और आज हम शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार को लेकर अध्ययन करना चाहेंगे। मित्रों, शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार का अध्ययन हम 6 चरणों में कर सकते हैं। पहला चरण 1917 से और 1945 तक का है। शीत युद्ध के विस्तार के इस प्रथम चरण का विवेचन हम इस प्रकार से करते हैं, चूंकि अमेरिकी विद्वान हॉल तथा फ्रैंक विद्वान आंद्रे फोंतने मानते हैं कि वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरंभ 1945 में नहीं अपितु 1917 की बोल्शेविक क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है और इससे राजशक्ति का नया स्वरूप, सामाजिक आर्थिक विकास तथा वैकल्पिक कार्यक्रम हमें सामने दिखाई देते हैं। और सही मायने में तो विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में शीत युद्ध का प्रारंभ उसी दिन से हो जाता है जिस दिन से 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उन्नीस 1917 में विश्व का प्रथम साम्यवादी राज्य अस्तित्व में चूंकि आया और कार्ल मार्क्स के विचारों को मूर्त रूप दिया गया। रूस में साम्यवाद की स्थापना का पूंजीवादी राज्यों ने स्वागत नहीं किया और अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यद्यपि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, तथापि 2 वैचारिक पक्ष अवश्य प्रकट होने लगे थे। एक और अकेला सोवियत संघ था तो दूसरी ओर अपने मित्रों सहित ग्रेट ब्रिटेन था। इन दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण था उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भविष्य में इन दोनों के मध्य आपसी मतभेद अवश्य बढ़ते रहेंगे और इस काल में शीत युद्ध अपने उग्र रूप में इसलिए प्रकट नहीं हुआ क्योंकि सोवियत रूस एक निर्बल राष्ट्र था और दूसरी ओर पूंजीवादी राज्य ब्रिटेन, अमेरिका अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र थे। और इसके अलावा द्वितीय रूप में हम द्वितीय महायुद्ध में दोनों पक्षों की हिटलर के विरुद्ध मित्रता एक मजबूरी थी। सच्चाई तो यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने कम्युनिस्ट विचारधारा को कभी पसंद ही नहीं किया और 1920 में जब सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने चाहे तो अमेरिका उस समय तक उसके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हुआ और जब तक कि रूस ने अपनी कतिपय आवश्यक शर्तें नहीं मान ली, ब्रिटेन में मजदूर वर्ग की सरकार में के सत्तारूढ़ होने पर ही ब्रिटेन के द्वारा 1924 में सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी गई और अमेरिकी सरकार तो अनेक वर्षों तक साम्यवादी व्यवस्था से भयभीत ही रही और नवंबर 1933 में जाकर उसने साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की। मित्रों, इस प्रकार शीत युद्ध के विस्तार के प्रथम चरण को हमने समझा। अब हम शीत युद्ध के विस्तार का जो द्वितीय चरण है 1946 से 1953 का, उस पर चर्चा करना चाहिए। आप सभी जानते हैं इस काल में शीत युद्ध का असली रूप सामने आने लगा।
और इस काल में अमेरिका ने साम्यवाद को घेर कर उसके विस्तार का प्रत्येक स्तर पर प्रतिरोध करने की नीति अपनाई। और इस काल में शीत युद्ध में वृद्धि के लिए चूंकि कई घटनाएं जिम्मेदार हैं, उन घटनाओं पर हम विचार करना चाहिए। सबसे प्रथम वाली जो घटना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चिल का फुलटन भाषण। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ने शीत युद्ध का आधुनिक रूप में श्री गणेश कर दिया। फुलटन नगर में भाषण करते हुए चर्चिल ने राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया। उन्होंने कहा, हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक एंग्लो अमेरिकी गठबंधन की मांग की। उनका सुझाव था, साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए हर संभव एक नैतिक अनैतिक उपायों का अवलंबन प्रयोग किया जाए। और इसके बाद समूचे अमेरिका में सोवियत विरोधी भावना का तूफान फूट पड़ा। उन्नीस दिसंबर 1946 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेनरी ए वालेस से त्याग पत्र देने को कहा, क्योंकि उन्होंने 12 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मैत्री स्थापना की वकालत की थी। राज्य सचिव डन एचिसन ने 18 फरवरी 1947 को सीनेट के सम्मुख कहा, सोवियत संघ की विदेश नीति आक्रामक तथा विस्तारवादी। मित्रों, विद्यार्थियों, शीत युद्ध के विस्तार के इस द्वितीय चरण में प्रथम चर्चा के बाद, चर्चिल के फुलटन भाषण के बाद, दूसरा ट्रूमैन सिद्धांत को समझना चाहिए। क्योंकि 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा और इस नीति के अनुसार दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण वाला कार्य होगा, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसे रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा, पूरा जोर लगाएगा। यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने यह निर्णय किया कि इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और मार्च 1947 में ट्रूमैन ने अमेरिकी कांग्रेस को यह सिफारिश की कि यूनान को $25 करोड़ तथा टर्की को $15 करोड़ की आर्थिक सहायता स्वीकार की जाए। मित्रों, विद्यार्थियों, चर्चिल के फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत के बाद हम शीत युद्ध के विस्तार के द्वितीय चरण में मार्शल योजना को समझना चाहिए। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय फौरन यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान का प्रयत्न नहीं किया गया तो यह साम्यवादी हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भुखमरी, निर्धनता, साधारणता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना को शुरू किया। और इस योजना के अंतर्गत अमेरिका ने 1948 से 1952 तक कुल 4 वर्ष की अवधि में पश्चिमी यूरोप देशों को $12 अरब की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया। विद्यार्थियों, मित्रों, वस्तुतः इस योजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को साम्यवादी प्रभाव से जाने से रोकना था और साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था। और चूंकि जिन देशों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी गई, उन पर मुख्य शर्त ये लागू की गई कि वे अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादियों को कोई स्थान नहीं देंगे। और इस योजना ने अमेरिका की साम्यवाद की अवरोध की नीति को सफल बनाने में भरपूर सहायता प्रदान की। मित्रों, विद्यार्थियों, चर्चिल के फुलटन भाषण 5 मार्च 1946, 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन सिद्धांत
और मार्शल योजना के पश्चात 23 अप्रैल 1947 को मार्शल योजना के पश्चात हम चौथा कारण शीत युद्ध के विस्तार में जानना चाहेंगे, वो है बर्लिन की नाकेबंदी। आप सभी जानते हैं 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध की चरम सीमा पर पहुंचा दिया और बर्लिन की नाकेबंदी के अवसर पर दोनों पक्षों को अपनी शक्ति आजमाने का मौका मिला और इससे पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जलीय यातायात बंद कर दिया गया और इस समय अमेरिका में कठोर रुख अपनाया गया। सोवियत संघ इस नाकाबंदी में असफल रहा और मई 1948 में उसने इस नाकाबंदी को समाप्त कर दिया, किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ का विरोध करने की दृष्टि से अमेरिका नए नए सैनिक संगठनों की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। मित्रों, विद्यार्थियों, बर्लिन की नाकाबंदी के बाद शीत युद्ध के विस्तार के द्वितीय चरण में हम अगला कारण जर्मनी के विभाजन, इस पर चर्चा करें। छत बिछत जर्मनी शीत युद्ध का एक प्रभावी केंद्र बन गया। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया और इस समय 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मनी गणराज्य, जिसे पश्चिमी जर्मनी भी कहते हैं, का उदय हुआ और मित्र राष्ट्रों के इस कार्य के प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं, की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी विभाजित हो गया और जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न शीत युद्ध को बल प्रदान करने लगा। मित्रों, विद्यार्थियों, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में जर्मनी का जो विभाजन हुआ है, उस विभाजन के पश्चात इन दोनों जर्मनियों में एकीकरण का जो प्रश्न है, वो भी शीत युद्ध का कारण बना, ये विदित है। शीत युद्ध के विस्तार के इस द्वितीय चरण में, शीत युद्ध के विस्तार के कारणों में अगला कारण नाटो की स्थापना होना। सन 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसी सैनिक संधि का निर्माण किया गया और इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और ऐसा आक्रमण होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाला कार्य, जो भी आवश्यक कार्य है वो समझेंगे, उनको वो करेंगे। और नाटो ने सोवियत संघ को चेतावनी दी, यदि उसने नाटो संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी देश पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका तत्काल उसकी सहायता करेगा। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार स्पष्ट है कि नाटो की स्थापना भी शीत युद्ध के विस्तार का कारण है। अगला कारण चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। 1 अक्टूबर 1949 को आप सभी को विदित है कि चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो गया और चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने से शीत युद्ध में तीव्रता आ गई, उसमें उष्णता आ गई और साम्यवादियों की इस विजय ने सोवियत संघ के उत्साह में काफी वृद्धि कर दी और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य था। परंतु जब चांग कोई-शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर फार्मोसा चली गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अपना स्थान पाने की मांग की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसका विरोध किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ये नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का एक और समर्थक हो जाए। मित्रों, विद्यार्थियों, साम्यवादी चीन की सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अस्वीकार किया जाने की सोवियत संघ ने तीव्र प्रतिक्रिया की और इस पर उसने सुरक्षा परिषद की बैठकों का बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया। साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध में भयंकर कटुता पैदा हुई और वैमनस्य पैदा हो गया और इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर परिलक्षित होने लगा और यह भी शीत युद्ध के विस्तार में एक कारण बना। मित्रों, विद्यार्थियों, शीत युद्ध के विस्तार के द्वितीय चरण की श्रृंखला में
अगला कारण कोरिया युद्ध और अगला इसका कारण अमेरिका के द्वारा जापान के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर होना। इन दोनों बिंदुओं पर हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही शीत युद्ध के विस्तार के तृतीय चरण पर भी विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।